लेकर माहौल बना है। यहाँ पर ढोल ताशे और फिल्मी सितारों का आना जाना लगा हुआ है। नाना पाटेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंचे हैं गदर 2 देखने के लिए। तो स्पेशल प्रीमियर यहाँ पर फिल्म के लिए उसका आयोजन किया गया है। वॉर टैंक आप देख सकते हैं, वहाँ पर ढोल ताशे, तो पूरे उसी क्रेज को लाने की कोशिश की गई है। 22 साल पहले गदर का क्रेज आपको याद होगा, फिल्म किस तरह से लोकप्रियता उसने प्राप्त की थी और यही लोकप्रियता इस बार प्राप्त करने की कोशिश हो रही है। और स्पेशल प्रीमियर यहाँ पर रखा गया है जहाँ पर तमाम स्टार सेलिब्रिटीज पहुंच रहे हैं एक एक करके। तो आपको बता दें, फिल्म को लेकर भी अच्छा खासा क्रेज है। बताया जा रहा है कि 1,41,500 टिकटों की बिक्री पहले ही हो चुकी है। तो फिल्म को लेकर एडवांस बुकिंग भी अच्छी खासी है। सिंगल स्क्रीन पर भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स है और बताया जा रहा है कि 35 करोड़ के आसपास फिल्म की ओपनिंग कमाई हो सकती है। लेकिन फिल्म को एक बड़ी टक्कर मिलने वाली है अक्षय कुमार की ओ माई गॉड 2 से, क्योंकि इस फिल्मी फ्राइडे ओ माई गॉड 2 भी गदर 2 के साथ रिलीज हुई है। तो बहुत ही दिलचस्प होगा ये देखना कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करती है। बताया जा रहा है जो ग्रेट पंडित है दोनों ही फिल्मों का कलेक्शन मिलाकर देखें और इसके साथ रॉकी रानी भी अच्छी खासी चल रही है। 200 करोड़ की कमाई इस वीकेंड पर अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर हो सकती है तमाम फिल्मों का कलेक्शन देखें। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। आइए शो की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के स्कूलों में मोबाइल फोन पर पाबंदी लगा दी है। बच्चों से मोबाइल फोन लाने के लिए मना किया है। इसी के साथ ही जो टीचर्स हैं, स्टाफ है, उन्हें भी मोबाइल फोन से परहेज करने के लिए कहा गया है। शो की शुरुआत में आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली से शरद शर्मा की रिपोर्ट। It is for your welfare that mobile phone should not. दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की एडवाइजरी के बाद स्कूलों में छात्र छात्राओं को सलाह दी जा रही है। बताया जा रहा है कि मोबाइल फोन पढ़ाई में तो रुकावट डालता ही है, साथ ही कभी कभी इसके गलत इस्तेमाल से भी समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए बच्चे स्कूल में मोबाइल फोन लेकर ना आएं। बच्चे इससे सहमत हैं। इससे मतलब बहुत से स्टूडेंट गलत यूज़ कर सकते हैं स्कूल में बहुत से तरीके से, तो इसलिए इसका यूज़ नहीं हो सकता। मैंने मांगा नहीं क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, तो स्कूल में कभी लेके आए कि अपना या किसी का पेरेंट्स का? नहीं, कभी नहीं। ज़रूरत नहीं लगी आपको? नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं लगती? क्योंकि अगर हमें कुछ ऐसी सिचुएशन भी आती थी कि मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास हमारे टीचर से रिसेप्शन था जिससे हमें हेल्प मिल सकती थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उसको मिसयूज़ करते हैं और ज़्यादा कुछ इतनी हेल्प नहीं लगती है, क्योंकि स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, जैसे कि टीचर्स हम यूज़ कर सकते हैं और रिसेप्शन भी हमारे पास है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता इतना यूज़। स्कूल बता रहे हैं कि स्टूडेंट के फोन लाने पर पाबंदी तो स्कूल पहले से लगा रहे थे, लेकिन अच्छा है कि सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी। बच्चे जो मोबाइल लाते थे वो किसी ऐसी समस्या को ध्यान में रख के आते थे कि या तो उसका डिस्टेंस ज़्यादा होता था या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज करता था, लेकिन साथ साथ मोबाइल लाने से कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी उसकी जो है बाधा आती थी और उससे एक ऐसी एटमॉस्फेयर क्रिएट होता था कि अगर उसको मना किया जाए तो पेरेंट्स साथ आता था और ना मना किया जाए तो बच्चे को कहीं समस्या हो इसका भी ध्यान रखा जाता था। तो अब जो एडवाइजरी है उसको हम पूरी तरह से लागू करेंगे। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को सख्त शब्दों में एडवाइजरी जारी करके कहा है कि क्लासरूम में मोबाइल फोन पर सख्ती से पाबंदी लगाई जाए। माता पिता सुनिश्चित करें कि बच्चे स्कूल परिसर में मोबाइल लेकर ना आएं। अगर लेकर आ जाएं तो स्कूल प्रशासन किसी लॉकर आदि में उसको रखने की व्यवस्था करें। स्कूल के बाद छात्रों को मोबाइल फोन लौटा दिया जाए। टीचर्स और दूसरे स्टाफ से भी क्लासरूम, प्लेग्राउंड, लेबोरेटरी और लाइब्रेरी जैसी जगह जहां पर पढ़ाने सिखाने के काम होते हैं, मोबाइल फोन से परहेज करने के लिए कहा गया है। स्कूलों से कहा गया है कि वो हेल्पलाइन नंबर दे सकते हैं जहां छात्र और उनके माता पिता इमरजेंसी की हालत में फोन कर सकते हैं। कहने को दिल्ली सरकार ने केवल एडवाइजरी दी है, लेकिन इसकी भाषा बताती है कि ये आदेश से कम नहीं। ये मोबाइल फोन पहले एक सुविधा हुआ करता था, आज एक जरूरत बन चुका है, लेकिन कभी कभी इससे समस्या भी खड़ी हो जाती है। ये समस्या आगे और ना बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि इस एडवाइजरी का सख्ती से पालन हो। दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
और भाई ये बात करते हैं मुंबई शहर की। मुंबई और आसपास की सड़कों की बुरी हालत और खुले मैनहोल को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। 6 महानगर पालिका आयुक्तों को तलब किया। इसी के साथ ही राज्य सरकार को कहा कि इन गड्ढों को लेकर अलग अलग एजेंसियों के बजाय समर्पित हेल्पलाइन और वेबसाइट बनाए। दिखाते हैं आपको सुनील सिंह की इस रिपोर्ट में किस तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के महानगर पालिका आयुक्तों के लिए शुक्रवार का दिन कठिन परीक्षा की तरह था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल सहित सभी 6 महानगर पालिका आयुक्तों को तलब कर सड़क पर बने गड्ढों और मैनहोल का हिसाब लिया। इस दौरान चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय ने मैनहोल में गिरने से हुए हादसे को प्राकृतिक हादसा बताने पर फटकार लगाई और कहा ये मानव निर्मित है। अदालत ने सड़क की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाले सरकारी रवैये की भी निंदा करते हुए अगली तारीख यानी 29 सितंबर को ठोस जवाब के साथ हाजिर रहने को कहा है। डेडिकेटेड टोल फ्री नंबर, डेडिकेटेड वेबसाइट, ताकि सब सिटीजन्स को या रेसिडेंट्स को बार बार कंप्लेन ये ना देखना पड़े कि कौन सा रोड किसको बिलोंग करता है और एक ही नंबर पे हम सब कंप्लेन कर सकते हैं। तो वो 2018 में ही ऑर्डर्स पास करे थे। उसके बाद उसका उच्चारण 30 सितंबर 2022 के ऑर्डर में भी था। तो उसका स्टेट ने क्या किया है, वो स्टेट का 154 सेक्शन ऑफ MRTP के अंडर उनका रोल है। तो टेक्निकली स्टेट ने क्या किया है वो स्टेट को बताना है बाय द नेक्स्ट डेट जो 29 सितंबर है। हालांकि इसके पहले मुंबई बीएमसी आयुक्त की तरफ से 55,000 गड्ढों के भरे जाने का दावा किया गया। तो अगले 3 वर्षों में मुंबई की 100% सड़कें सीमेंट की बनाने और मई 2024 तक मुंबई के सभी 1,26,000 मैनहोल बंद किए जाने का वादा भी किया। बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने मुंबई में मंत्रालय से लेकर दहिसर तक गड्ढों को लेकर रोज निगरानी का दावा भी किया। हालांकि याचिकाकर्ता बीएमसी के दावे से सहमत नहीं दिखी। हम सब ट्रैवल करते हैं, हम सब ने देखा है एक भी रोड मोटरेबल कंडीशन में नहीं है। यही रोड देख लो, ये जो हाईकोर्ट के बाहर रोड है, इसमें भी खड्डे हैं, लेवल्ड नहीं है, वो बम्प्स आते हैं, रिजल्टेंटली हमको नेक पेन, बैक पेन सब कुछ हो रहा है। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट ये दावा सच्चा नहीं। मुंबई की सड़कें तो फिर भी ठीक है, लेकिन मुंबई से बाहर निकलते ही सड़कों का बुरा हाल है। मैं इस समय मुंबई ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एरोली नाका के पास हूँ। यह है सिग्नल और हाईवे से मुड़ते ही आप देखेंगे तो यहाँ सड़क पर किस तरह से बड़े बड़े गड्ढे हैं और इन्हीं गड्ढों में से होकर ट्रैफिक जब बढ़ जाता है तो गाड़ियाँ जाती हैं। उस समय गाड़ियों का क्या हाल होता होगा और जो गाड़ी में बैठे हैं उनका क्या हाल होता होगा, आप समझ सकते हैं। हमने ना 2 तारीख को ये गड्ढे देखे थे और 3 अगस्त को हमने ये शिकायत भी की थी ट्विटर के माध्यम से और हमें बीएमसी से रिप्लाई भी आया था। लेकिन आप देख सकते हैं गड्ढे की हालत जस की तस, रास्ते में के गड्ढे हैं कि गड्ढे में रास्ते ये पता नहीं। खास तौर पर कहा जाए तो हमारा जो संस्था है सोहे प्रशासन को जगाने के लिए हम जगह जगह शंखनाद करते हैं ताकि प्रशासन का ध्यान जाए। अगली सुनवाई 29 सितंबर को है। तब तक मुंबई में सभी 24 वार्ड अफसरों को कोर्ट कमिश्नर के साथ सड़कों और मैनहोल का सर्वे करने के लिए कहा गया है ताकि मुंबई बीएमसी के दावों की हकीकत परखी जा सके। मुंबई से कैमरामैन राजेश पावस्कर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक हिंसा के बाद हालात सामान्य होने लगे हैं। जो हालात वहां पर उपजे उसको देखते हुए खाप पंचायत और किसान संगठन सामने आए हैं। खाप पंचायतों और किसान संगठनों ने शांति की अपील की है। इसी के साथ ही गौरक्षक मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की मांग की है। देखिए ये रिपोर्ट। नूंह के सांप्रदायिक दंगों के बाद हरियाणा में माहौल खराब होने ही लगा था कि खाप पंचायतों ने मोर्चा संभाल लिया। तस्वीरें हरियाणा के हिसार जिले की हैं, जहां खापों ने माहौल खराब होते देख मुसलमान और हिंदू दोनों समुदायों के जिम्मेदार लोगों को बुलाया और आपस में भाईचारा बनाकर रखने की अपील की। मुसलमानों को बाकायदा यकीन दिलाया गया कि उनकी जान और उनका व्यापार सुरक्षित रखने के लिए खाप पूरी ताकत लगाएंगे। मोहम्मदन हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग वो भारत के वासी हैं और किसी भी धर्म के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मुसलमान के साथ अगर किसी प्रकार की कोई हरकत करेंगे तो सारा समाज उनके साथ खड़ा है। मेवात एक बहुत बढ़िया इलाका है जो 1947 में भी मेवात के अंदर किसी प्रकार के कोई गदर नहीं हुए। मुसलमानों के खिलाफ जहर घोल रहे संगठनों के खिलाफ बाकायदा मंच से निंदा प्रस्ताव पास किया गया। मांग की गई कि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हो। इन खापों को किसान यूनियन का भी साथ मिला। हमारे पास में पूरी भारत सरकार से और हरियाणा सरकार से
निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दंगे का दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिर्फ दंगे का दोषी। सरकार कितना भी जोर लगा रहे, हमारा भाईचारा नहीं बिगड़ने देंगे हम। वहीं दूसरी तरफ नूंह में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कहा कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। जो भी घर गिराए गए हैं वो सब कानूनी प्रक्रिया के तहत गिराए गए हैं। As per rules, देखो, because it is a PIL and PIL roster is with the Honorable the First Degree. नूंह हिंसा में अब तक 393 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शुरू में तो ऐसा लगा नूंह में हुई हिंसा के बाद कि पूरा हरियाणा सांप्रदायिक हिंसा की भेंट चढ़ जाएगा। माहौल बहुत खराब हो गया था, लगा सिस्टम भी फेल होने लगा है। लेकिन तब जिम्मेदार लोगों ने कमान संभाली, खाप पंचायतें आगे आईं, उन्होंने मुसलमानों को विश्वास दिलाया कि आपका कारोबार सुरक्षित रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे। मुसलमानों ने हिंदुओं को विश्वास दिलाया कि हम सब एक हैं। यही वजह है कि जो पंचायतों ने मुसलमान व्यापारियों का बायकॉट का फरमान दिया था, उस पर भी यू टर्न ले लिया है। धीरे धीरे चीज़ें हरियाणा में सामान्य हो रही हैं, माहौल बेहतर हो रहा है। शायद यही भारत है कि लोग ही एक दूसरे को संभालते हैं और माहौल बेहतर करते हैं। सहयोगी सुदेश कुमार राम, सुनील रवीश के साथ कैथल से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। पूछ के नहीं किया गया या एडहॉक तरीके से कि करने के लिए। एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ खास बातचीत में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उत्तर पूर्व में विकास का काम तेजी से जारी है और अब पूर्वोत्तर दिल्ली से दूर नहीं है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर भी निशाना साधा। दिल्ली का ऊपर और whoever was in power in Delhi, we remain। आप देखिए मणिपुर में अभी भी डिस्टर्बेंस है, but nobody is criticizing सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, कोई गृह मंत्री जी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। Nobody is saying that this is happening for central government। पहले कुछ भी हो जाता था, the blame would have come to Delhi। Now people know that this is our conflict, nothing to do with Delhi। So आप आज मई से ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है नॉर्थ ईस्ट में, एंड यू विल सी द पॉलिटिशियन फ्रॉम मेनलैंड इज क्रिटिसाइजिंग नरेंद्र मोदी, बट नोबडी फ्रॉम मणिपुर इज ब्लेमिंग नरेंद्र। कांग्रेस ने, मैं पहला दिन से ही कांग्रेस को बोला, देखो आपने मुझको कुछ नहीं दिया, मैंने आपको बहुत दिया जी। तो मैं ये बात को कभी नहीं मानता हूं कि गांधी फैमिली हमें कुछ देता है। मैं हमेशा मानता हूं कि हमारा खून से गांधी फैमिली बना है। बिल्कुल। लोग जो बोलता है ना कि इसको राहुल जी ने इतना दे दिया, राजीव जी ने इतना दे दिया, मैं नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं इट वाज अ स्ट्रीट सोल्जर ऑफ कांग्रेस पार्टी। वो खून देते हैं और आप दिल्ली में बैठ के आप राज करते हैं। इट इज ए रादर रिवर्स रिलेशन। तो ये जयराम रमेश जैसा लोग, वो लोग दरबारी है, और दरबारी लोग ये हकीकत नहीं जानते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है। आपने कहा राज्यसभा, आपने कहा दरबारी। आप ये कह रहे हैं कि राज्यसभा और दरबारी टाइप लोग अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को मिसलीड भी कर सकते हैं। पूरा